गुड मॉर्निंग बेटी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मानव पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र में हम लोग क्या पढ़े, सबसे लास्ट में क्या पढ़े, फाइनली सबसे लास्ट में यही पढ़े कि भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है, और अवशोषण के द्वारा हमारे ब्लड को क्या मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलता है, केवल पोषक तत्व मिल जाता है। कौन कौन सा पोषक तत्व, चाहे वो विटामिन हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, खनिज लवण हो, ठीक है। ये सब पदार्थ क्या मिल गया हमारे ब्लड को या हमारे बॉडी को, ठीक है। लेकिन इससे क्या बनाना है, अब ऊर्जा बनाना है। क्या बनाना है, और ऊर्जा का निर्माण तभी होता है, एटीपी का निर्माण तभी होता है जब ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संभव होता है, बिना ऑक्सीजन का वो नहीं होगा। अर्थात भोजन का पचना भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और पोषक तत्व से ऊर्जा का निर्माण होना, एटीपी का निर्माण होना भी क्या है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। इस ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। कल ही बताए थे आप लोग को, बताए थे ना। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा पोषक तत्व पदार्थ है उसका विखंडन होता है, और किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। किस रूप में, एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा का एक फॉर्म है, ऊर्जा का एक रूप है। तो बिना श्वसन का, बिना ऑक्सीजन का क्या इस ऊर्जा का विखंडन होगा, क्या इस पोषक तत्व से हमारे सेल को, हमारे उत्तक को या हमारे किसी भी अणु को ऊर्जा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और सांस क्या लेते हैं, मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं। इसके अलावा और भी गैस है जो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। एक बार श्वसन का पाथवे देख लेते हैं, मतलब किस किस रास्ते से सांस लेते हैं, ठीक है। इसमें आसानी से दिखेगा, इसी में देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम लोग सांस किस मार्ग से लेते हैं, नासिका गुहा, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा। नॉस्ट्रिल्स में कितने छेद, 2 छेद। इन दोनों छेद के द्वारा क्या होता है, हम लोग एयर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, एयर लेते हैं। मतलब सारा जितना हवा है सब कुछ ले लेते हैं, ठीक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, कुछ मात्रा में वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर मतलब जल वाष्प। जैसे अभी का वातावरण क्या है, ठंड का मौसम है, शीत का मौसम है, तो पूरा वातावरण नमी रहता है, शीत वाला हवा हम लोग लेते हैं। इसका मतलब हवा क्या करता है, पानी को यहाँ रोक देता है नाक में। जो नमी वायु है, आर्द्र वायु है, वो भी हम लोग क्या जाता है, फेफड़ा में चला जाता है। उसी को कहते हैं वाटर वेपर, जल वाष्प कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नॉस्ट्रिल्स, जो भी यहाँ एरिया है। इसके बाद कहाँ आता है, ट्रेकिया में आता है ऑक्सीजन या एयर। कहाँ आता है, ट्रेकिया में। ट्रेकिया की लंबाई कितना होता है बताओ, 12 से 15 सेंटीमीटर, कल बताए थे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्या लगा रहते हैं, इनकम्प्लीट रिंग लगा रहते हैं, जो किस चीज का बना होता है, कार्टिलेज का। किसका, तो बताओ ये कंप्लीट रिंग है या इनकम्प्लीट रिंग, इनकम्प्लीट रिंग मतलब पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है, ये आधा गोला होता है। आगे से गोला होता है और पीछे से खाली रहता है, इस प्रकार से, है ना, दिख रहा है इस प्रकार से। ये आगे से क्या है, गोलाकार है, लेकिन पीछे से इनकम्प्लीट है, ठीक है। जैसे हम लोग रिंग पहनते क्या करते, कुछ रिंग ऐसा होता है जिसको ऐसे खोल देते हैं तब निकलता है, होता है ना। तो वही समझिए, इनकम्प्लीट रिंग है, अपूर्ण वलय इसको हिंदी में बोलते हैं। कौन सा वलय, अपूर्ण वलय, ठीक है। ये हमारे सभी ट्रेकिया पर, मतलब ट्रेकिया पर क्या होता है, लगा रहता है। इसका भी कुछ नंबर होता है, वो आगे आपको एग्जैक्ट बताएंगे हम, इसकी टोटल संख्या कितना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट रिंग। इसका क्या काम, आखिर ये क्यों दिया है, हाँ वेरी गुड, क्योंकि इसका व्यास कितना होता है, श्वास नली का, कल बताए थे। इसका ट्रेकिया का व्यास 2.5 mm, बहुत बहुत पतला हो गया ना, क्या हो गया, बहुत बहुत पतला हो गया। अब मान के चलिए पतला है पहले से, और ज्यादा चिपक जाएगा तो क्या होगा, एयर पासेज होगा, जो हम लोग श्वसन गैस ले रहे हैं वो अंदर जाएगा,
एयर जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। तो क्या होगा, हमारा फेफड़ा काम करना बंद कर देगा और हमारा जो पोषक तत्व है उससे एनर्जी का निर्माण नहीं होगा। और जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमारा सब सेल काम करना क्या होगा, चाहे वो लीवर का सेल हो या किडनी का सेल हो या और भी बॉडी का जो भी सेल है, या ब्रेन का सेल है, आई का सेल है, यानी कि पूरी बॉडी किसी से बना हुआ है, सेल से। इससे पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, सेल चैप्टर में। हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम या बॉडी का ऑर्गन किससे बना हुआ है? सेल के ग्रुप से क्या बनता है? ऑर्गन, सॉरी टिश्यू। सेल के ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यू के ग्रुप से, ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र, और पूरे अंग तंत्र मिलकर हमारा क्या बना है? पूरा बॉडी बना है। तो मान के चलो यदि सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल काम करेगा? जिस प्रकार किसी मजदूर को यदि मजदूरी नहीं दिया जाए तो क्या दोबारा मजदूरी करने आएगा? वो नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जो हमारे बॉडी सिस्टम को क्या मिलता है? एनर्जी नहीं मिलता है तो क्या करता है? सब सेल नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो बताओ, लीवर काम करना बंद कर देगा, किडनी काम करना बंद कर देगा, फेफड़ा काम करना बंद कर देगा, कोई अस्तित्व है हमारा या तुम्हारा? भी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसी कारण प्रत्येक सेल को ऊर्जा देने के लिए एक क्रिया होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अभी दिखाए थे। चलिए, ट्रेकिया के बाद यहां से क्या होता है? ये दो भाग में बट जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकस या ब्रोंकी ही बोलते हैं, ब्रोंकस या ब्रोंकी। और इस दोनों के बीच जहां से ये डिवाइड होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पगला लड़का कैराइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैराइना। जहां ये एंगल बन रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो हमारा कौन जा रहा है? ब्रोंकी जा रहा है, दोनों के बीच एंगल बन रहा है। एक लेफ्ट फेफड़ा जैसे यहाँ है, एक राइट फेफड़ा, दूसरा लेफ्ट फेफड़ा, मतलब जो नली जा रहा है, तो बीच में एंगल बनेगा ना, उसी एंगल पॉइंट को क्या बोलते हैं? कैराइना। कल तो बताए थे, कैराइना बोलते। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा? ये मेन ब्रांच हो गया। ये था मेन ब्रांच, इससे कितना ब्रांच निकला? 2 ब्रांच। ठीक है, और ये प्रत्येक फेफड़ा का एक स्पेशल ब्रांच हो गया। अब इससे बहुत सारा क्या निकलता है? ब्रांच निकलता है ना? दिख रहा है ना? बहुत सारा ब्रांच निकलता है इससे भी। ठीक है, कौन पढ़ी है इस पर? इधर नहीं दिखाया गया, एक साइड तुम समझो, बता रहे हैं अभी सब बात दिखाएगा वही समझेंगे हम लोग। हम लोग जानते हैं दोनों साइड क्या है? रिब्स है, तभी तो फेफड़ा सुरक्षित है ना। नहीं तो यहाँ मारता कोई एक थप्पड़ तो बस कहाँ चोट लग जाता? फेफड़े में चोट लग जाता, मरिए जाता इंसान। तो फेफड़ा एक स्पेशल ऑर्गन, इसी कारण उसको एक प्रोटेक्शन दिया है, गुफा दिया। उस गुफा को क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा, या इंग्लिश में बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो हमारा लंग्स जो है पिंजरा में बंद है, उसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। चलो हम लोग यहाँ कहाँ थे? तो ये हो गया आपका कौन चीज? ब्रोंकस या ब्रोंकी। ठीक है, और मेन ब्रोंकी भी आगे चलकर क्या होता है? कई ब्रांच में बट जाता है, बहुत सारे फर्दर ब्रांच। ठीक है, इन ब्रांच को क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोल्स। क्या बोला जाता है? और ब्रोंकियोल्स के ऊपर क्या होता है? बहुत सारे गुंबद नुमा संरचना होता है। क्या होता है? क्या होता है? गुंबद नुमा स्ट्रक्चर होता है। उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एल्वुलाई। तुमको नहीं बोलने आता दिव्यांशु? अभी तक नहीं सीखा है बोलने के लिए? बोलो तो एक बार फिर से, एल्वुलाई। क्या बोलेंगे? या हिंदी में क्या बोलेंगे? वायुकोश या वायु कोष्ठक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एल्वुलाई है। ये क्या रहता है? सबसे इंड पॉइंट में रहता है। फेफड़ा का ये सबसे इंड पॉइंट है। ये क्या रहता है? गुंबद नुमा स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वुलाई बोलते हैं। यानी कि ये फेफड़ा का एंड पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद फेफड़ा नहीं है। अब देखो यहां इसी प्रकार के 2 प्रकार के श्वसन हो गया, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल मतलब हुआ कि कोई श्वसन गैस ट्रेकिया के द्वारा ब्रोंकी में प्रवेश करता है, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल में प्रवेश करता है और ब्रोंकियोल से एल्वुलाई में, बस यहीं तक।
ये हो गया बाह्य शोषण। कौन सा शोषण हो गया ये? ठीक है, लेकिन इसके बाद भी तो ऑक्सीजन आगे बढ़ेगा, यही रुका रह जाएगा? इसके बाद भी आगे बढ़ेगा। कल आप लोग को बताई थी, इसके बाद एल्वुलाई में आया और एल्वुलाई से कहां जाएगा ये? हाँ, ये एल्वुलाई में प्रवेश किया और इसके बाद इसके चारों ओर जो हमारा ब्लड वेसल्स है, नस जिसको बोलते हैं, वो चारों ओर प्रेजेंट है। ये देखो ब्लड वेसल्स का लेयर है। ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिनी, नस नहीं बोलो, मेडिकल टर्म बोलो या बायोलॉजिकल वर्ड में क्या बोलेगा? रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स। इसके चारों ओर कौन प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। और ब्लड वेसल्स में बहुत सारा आरबीसी क्या कर रहा है? रन कर रहा है, एकदम दौड़ रहा है। किसको लेने के लिए? ऑक्सीजन को लेने के लिए। सब आरबीसी यहां वेट कर रहा है, किसका? ऑक्सीजन का। और जैसे ही ऑक्सीजन लेता है, CO2 क्या करता है? छोड़ देता है। तो यहां पर जो ये आपका जो एल्वुलाई है, यानी कि फेफड़ा का सबसे एंड पॉइंट, यहीं पे क्या होता है? रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली होता है। जा तुम मुंह देखो, चिंगम क्यों खा रही है क्लास में? एक लड़की और मना किए थे ना एक दिन इस क्लास में, जाओ चापाकल मुंह धो लेना। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा? नहीं, तू जाओ। समझ में आया? तो जो आपका फेफड़ा का सबसे एंड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? एल्वुलाई। क्या बोलते हैं? और एल्वुलाई में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली। O2 दे दो, CO2 ले लो। हाँ? जितना भी शोषण गैस उसका परिवहन आरबीसी करता है पूरे ब्लड, पूरे हमारे सिस्टम में। CO2 कहां जाता है? कल नहीं बताए थे। चलो देखो, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, इसको क्या किया? ऊर्जा दिया। क्या दिया इसको? ऊर्जा दिया। ठीक है, तो मान के चलो ये ऊर्जा बना रहा है या ऊर्जा का यूज कर रहा है, तो क्या इसके घर में कोई कचरा नहीं उत्पन्न होगा? जैसे मान के चलो तुमको तुम्हारी मम्मी या पापा चावल लेके दे दिया, आलू लेके डाल दिया, आइए दाल दे दिया, बोला कि इसका क्या बनाना है? खाना बनाना। ठीक है, तो क्या उससे जरा सा भी कचरा नहीं निकलेगा? आलू का छिलका निकलेगा ना रे, दाल का जो कचरा वो निकलेगा ना, चावल को धोएंगे तो उससे कचरा निकलेगा ना? श्योर निकलेगा। सभी घर में कचरा है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बोले हमारे घर से कचरा नहीं निकलता है, जो बोलते हमारे बॉडी से कचरा नहीं निकलता है। सुबह सुबह तो कचरे साफ करके हम लोग आते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए ये सेल को क्या मिला? ऊर्जा मिला या पोषक तत्व मिला। इस पोषक तत्व का क्या किया? यूज किया। लेकिन इसके अंदर जो उपापचय क्रिया हुआ, उस क्रिया के दौरान इसमें भी क्या निकला? कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकला, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? आखिर ये सेल क्या किया? हमारी बॉडी का सेल ये कचरा किसको दे दिया? आरबीसी को दे दिया। और आरबीसी कचरा लेके कहां आ गया? एल्वुलाई के पास। और कचरा लेके आया, पहले कचरा क्या किया? आउट कर दिया, बाहर कर दिया। कहां दे दिया? कहां दे दिया? एल्वुलाई को। ये तुमको O2 लग रहा है? किसको दे दिया? एल्वुलाई को। और इससे क्या ले लिया? O2 ले लिया। और फिर दौड़ले दौड़ले गया किसको देने के लिए? सेल को देने के लिए। क्योंकि सेल को इसको आवश्यकता है ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन का सेल कोई ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा, ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाएगा। ब्लड सर्कुलेशन कभी रुकेगा? उसका गति धीरे हो सकता है, बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर मतलब जैसे हम लोग सोते हैं तो मतलब हम लोग का बॉडी पूरा रेस्ट में रहता है, तो वहां ब्लड प्रेशर मतलब बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लो तो नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम कभी दौड़ रहे हैं, कहीं धूप में काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, या किसी को गाली दे रहे हैं फटाफट, उस कंडीशन में क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? या हम क्रिकेट खेलते हैं या कोई काम करते हैं ताकि उसमें हमारे ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए? किस चीज का प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? वही तो हम पूछ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों जाता है? हम दौड़ते हैं या काम करते हैं या खेलते हैं या कुछ करते हैं, क्यों लेते हैं? वही तो पूछ रहे हैं। सांस फास्ट क्यों फैलता है? क्यों फैलता है? हम बताते हैं इसका राज क्या है।
क्योंकि आपका जो सेल है, जैसे हाथ का सेल, दौड़ रहे हैं, खाना या कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका हाथ का सेल या बॉडी का सेल क्या कर रहा है? अधिक मात्रा में ऊर्जा खपत कर रहा है। हम दौड़ेंगे तो अधिक मात्रा में ऊर्जा खपत होगा ना, या काम करेंगे तो क्या होगा? अधिक मात्रा में ऊर्जा खपत होगा कि नहीं होगा? तो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या चाहिए? अधिक ऑक्सीजन चाहिए। आए समझ में? अधिक मात्रा में भी ऊर्जा खपत कर रहे हैं तो अधिक मात्रा में ऊर्जा भी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, अधिक मात्रा में क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए अधिक मात्रा में। समझना आया? तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, तो अधिक मात्रा में फेफड़ा क्या होगा? फैलेगा और श्योर है। आया समझ में? अधिक यदि काम कर रहे हैं तो अधिक ऊर्जा खपत होगा, अधिक ऊर्जा खपत होगा तो अधिक ऑक्सीजन चाहिए, अधिक ऑक्सीजन चाहिए तो अधिक फेफड़ा फैलेगा सिकुड़ेगा, और अधिक फेफड़ा फैलेगा सिकुड़ेगा तो अधिक ऑक्सीजन भी जाएगा। समझ आया? और अधिक CO2 भी निकलेगा। ठीक है, अधिक क्या होगा? CO2 भी निकलेगा और अधिक ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। चलो हम कहां थे, कहां समझा रहे थे? हाँ, तो आरबीसी क्या करता है? उसका O2 को लेता है और CO2 को छोड़ देता है, फिर O2 को लेके गया किसके पास? बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के पास गया, फिर वही काम किया। वो क्या किया? ऑक्सीजन दे दिया, फिर CO2, फिर वहां से हपसले आया और क्या किया? यहाँ CO2 छोड़ दिया, फिर O2 लेके पूरे जिंदगी भर आरबीसी यही काम करते रहता है। उसका वही काम है, क्या करना? सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को, बस यही उसका काम है। समझ में? चलिए अब बताओ, तो एल्वुलाई से लेकर यदि श्वसन की क्रिया कहां तक हो रही है? किसी सेल तक हो रही है, तो यह श्वसन क्रिया कहलाता है अंतः श्वसन। यह बाह्य श्वसन नहीं है, यह हमारे ब्लड से लेकर कहां तक जा रहा है? सेल या टिश्यू तक जा रहा है। ये कौन सा श्वसन? अंतः श्वसन। और यदि श्वसन गैस हमारे वायुमंडल से फेफड़ा, और फेफड़ा के कौन सा भाग? एल्वुलाई तक आ रहा है, तो ये हो गया बाह्य श्वसन। समझ में आ गया? तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन कितने मेथड से, कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाह्य श्वसन, और इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब अंतः श्वसन। ऐसा समझ में? तो ये हो गया आपका एल्वुलाई। एल्वुलाई के बाद कहां जाता है ऑक्सीजन? आरबीसी में। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का कहां लेके जाता है? प्रत्येक सेल तक ले जाता है। ठीक है, और सेल से इधर से क्या लेके आता है? CO2। CO2 क्या करता है? किसको दे देता है? किसको देता है CO2? एल्वुलाई को दे दिया। एल्वुलाई क्या करता है? उसका बाहर निकाल लेता है। मतलब जिस रास्ता से ऑक्सीजन गया था, तुरंत उसी रास्ता से CO2 क्या होगा? बाहर निकाल लेता है। यही क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। चलिए बताइए कहां तक कल लिखाए थे हम? ब्रोंकी कहते हैं। ठीक है, चलो तो एक लंबाई चौड़ाई नहीं लिखाए थे? हाँ वही तो इसमें। चलिए देखिए अब इसमें तो ट्रेकिया आगे चल के क्या होता है? 2 भाग में। यही क्या है हमारा? ब्रोंकी। यही तो लिखा है कल, ये तो कल लिखा है ना। अब देखिए ब्रोंकी भी आगे चल के क्या होता है? कई शाखाओं में बट जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। तो लिखो आगे और देखिए, लिखो, लिखिए, लिखिए ब्रोंकी। अच्छा बताओ ये क्रिया ये बढ़ता कहां है? ये हमारे फेफड़ा के गुफा में बढ़ता है। इस गुफा को क्या बोलते हैं हम लोग? वक्ष गुहा। क्या बोलते हैं?
हाँ, वक्ष गुहा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखिए? ब्रोंकी आगे चलकर वक्ष गुहा में कई भागों में विभाजित हो जाती है। कई भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोंकियोल्स हाँ, इसका हिंदी लिखेगा ब्रोंकियोल्स, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है? ब्रोंकियोल्स भी आगे चलकर कई भागों में बढ़ता है, लेकिन उससे पहले एक डक्ट होता है, उसको कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। हाँ, ये जो आपका है, जैसे ये आपका ब्रोंकियोल्स था, और ब्रोंकियोल्स आगे चल के क्या हो गया? कई भागों में बट गया, और ये क्या है? एल्व्यूलर डक्ट। क्या है? मतलब वायु कोश की नलिका है। ठीक है, जैसे मान के चलो, देखो ध्यान से, ये हमारा ब्रोंकी है, सॉरी, ये हमारा क्या है? ब्रोंकी है, और इसके आगे कई नली होता है, इसके ऊपर एल्वोला लगा रहता है। ठीक है, ये एल्वोलाई हो गया, इसके ऊपर हो गया एल्वोलाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बोलो ना रे, ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स से आगे चलकर जो नली निकलता है, कई सारा नली, इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलर डक्ट। डक्ट मतलब नली, वायु कोश नली, हिंदी में क्या बोलेंगे? लिखो आगे रो, देखे, लिखिए ब्रोंकियोल्स कई छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाती है। ब्रोंकियोल्स कई छोटे छोटे नलिकाओं में बट जाती है, जिसे छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाती है, जिसे एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। डक्ट कहते हैं। अब मान के चलो ये डक्ट है, इसके डक्ट के ऊपर पली वाला फिगर बनाओ, ये वाला फिगर हम जो बनाए वो वाला बनाओ, आसान है और समझ में आएगा। सबको बन गया? चलिए, अब लिखिए आगे और देखें, लिखिएगा प्रत्येक एल्वियोलर डक्ट पर कई छोटे छोटे गोलाकार रचना होती है। कई छोटे छोटे गोलाकार रचना होती है, जिसे एल्वुलाई कहते हैं। कई छोटे छोटे रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? एल्वुलाई कहते हैं। अब समझिए ध्यान से, यह हो गया आपका एल्वुलर डक्ट। यह हो गया आपका एल्वुलर डक्ट।
और इससे भी कई रस्मा निकलता है। और ये जो गुंबद के आकार का है, यही क्या है? एल्वुलाई। क्या है ये? ठीक है। इसकी संख्या लगभग दोनों फेफड़ा मिला के 3 गुना 10⁸ बता कितना होगा इसका मान? दस पर 8 को शून्य दो, कितना होगा? जल्दी से काउंटिंग करो, उसको 3 से गुना करो। हैं? दस पर 2 का मान कितना होता है? 10 पर क्या को शून्य? 2 को शून्य, सॉरी 1 को शून्य, यानी कि 1 पर 2 को शून्य। इसका मतलब 1 पर 8 को शून्य दो, कितना होगा? 1 पर 8 को शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8, 21 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ना। 10 करोड़ में कितना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 करोड़। इसका मतलब लगभग प्रत्येक लंग्स में कितना एल्वुलाई? 15 लाख। दोनों मिला के 30 करोड़ हुआ ना। दोनों मिला कितना हुआ? 15 करोड़ हुआ। हाँ तो वही तो बोले, एक में कितना? 15 करोड़। इतनी अधिक संख्या में क्या होता है? एल्वुलाई होता है। बनाओ ये वाला स्ट्रक्चर, इस प्रकार से बनाओ और ये गुफा बनाओ, बड़ा सा एक बनाओ जल्दी से। और इसके अंदर जो गुफा है इसको क्या बोलेंगे? एल्वुलर कैविटी। एल्वुलर कैविटी। जिससे नहीं बनेगा उसके लिए आसान मेथड हो गया। हो गया, चलो लिखो आगे को देखें। इसको लिखा है, इसका फिगर को एल्वुलर कैविटी। इसका गुफा का नाम क्या? ये भी अपने आप में एक गुफा हो गया ना। अब इस गुफा का नाम क्या हो गया? एल्वुलर कैविटी। चलो लिखो आगे देखें। लिखिएगा, दोनों फेफड़ा में लगभग दोनों फेफड़ा में लगभग 3 गुना 10⁸ एल्वुलाई होते हैं। दोनों फेफड़ा में लगभग 3 गुना 10⁸ एल्वुलाई होते हैं। कितना एल्वुलाई होते हैं? और आपके श्वसन तंत्र का सबसे अंतिम भाग क्या है? एल्वुलाई है। फेफड़ा का सबसे लास्ट भाग क्या है? इसके बाद ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का कमांड कौन संभालता है? हमारा आरबीसी करता है। उसके बाद इसका पहुंच नहीं है। इसी कारण देखते हैं यहाँ दोनों प्रकार के नस जुड़ा हुआ है। ये हो गया आर्टरी, जो लाल होता है वो क्या होता है? आर्टरी। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन वाले ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, धमनी हमको नहीं पता। आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचाता है या लाता है। और ये देखता है नीला कलर का दिख रहा है, ये हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं है, जिसमें क्या मिला हुआ है? CO2 मिला। चलो आगे बताएंगे, अभी समझ में आएगा तुम लोग। लिख लिए? लिखो आगे देखिए। लिखिए, एल्वुलाई में ही O2 और CO2 का एल्वुलाई में ही O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। एल्वुलाई में ही O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हेडिंग बना अगला।
दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, ये फिर से लिख दें, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि, क्रियाविधि दिख रहा है? श्वसन की क्रियाविधि लिखिए, हो गया। अब ध्यान समझिए, श्वसन की क्रिया जो होता है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। 3 स्टेप में हमारे सेल को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। पहला स्टेप है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, ये हो गया पहला स्टेप, हाँ, जिसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप हो गया सांस लेना और छोड़ना, और दूसरा स्टेप हो गया एल्वुलाई में जो होता है एक्सचेंज, श्वसन गैस का आदान प्रदान, ये हो गया दूसरा स्टेप। पहले हम लोग ऑक्सीजन लिए या ऑक्सीजन छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो पहला स्टेप क्या हो गया? सांस लेना या छोड़ना। दूसरा स्टेप क्या हो गया? श्वसन गैसों का आदान प्रदान या O2 और CO2 का आदान प्रदान, ठीक है। और तीसरा स्टेप हो गया ब्लड के द्वारा या आरबीसी के द्वारा रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अंतः श्वसन। आए समझ में? फिर समझो, पहला स्टेप हम लोग सांस लिए, दूसरा स्टेप क्या हुआ? एल्वुलाई में उसका आदान प्रदान हुआ, मतलब O2 दिया और CO2, ठीक है। उसके बाद आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है। तो कितना स्टेप हो गया? लिखो स्टेप हम देखें, देखिए श्वसन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। श्वसन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला नंबर लिखो, ब्रीदिंग, ऐसे होता है श्वासोच्छ्वास रे, ब्रीदिंग श्वासोच्छ्वास। दूसरा लिखो श्वसन गैसों का आदान प्रदान, श्वसन गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। तीसरा नंबर क्या होगा? ब्लड के द्वारा, ब्लड के द्वारा गैसों का परिवहन, ब्लड के द्वारा गैसों का परिवहन। हो गया? तो पहला क्या है? ब्रीदिंग। देखो यहां पिक्चर में क्या हो रहा है? O2 ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है। यहां कोई कलर नहीं। इनहेल मतलब
इंस्पायरेशन मतलब इन मतलब अंदर लेना, इन हो रहा है, ठीक है। एक्सहेलेशन, ठीक है, ये हो गया एक्सपायरेशन यानी कि बाहर छोड़ना, इसी को हम बोलते हैं प्रश्वास और उच्छ्वास। समझ में आया? प्रश्वास मतलब श्वसन गैस अंदर लेना, उच्छ्वास मतलब इसी को तो कहते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो पहला क्या हो गया? ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास। तो यह क्रिया कितने स्टेप में? श्वासोच्छ्वास कितने स्टेप में चंचन? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होगा? श्वसन गैस अंदर लेंगे, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। समझ में आया? ये क्रिया हो गया। दूसरा, जब श्वसन गैस कहां पहुंच जाएगा? हमारा एल्वुलाई में, तो वहां क्या होगा? आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगा। समझ में आया? अदला बदली होकर उसके बाद यस कौन थाम लेगा? ब्लड। ब्लड का कौन सा भाग? आरबीसी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में हमारे बॉडी को या बॉडी के सेल को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। यानी कि श्वसन की क्रिया कितने स्टेप पूर्ण होता है? 3 स्टेप। ठीक है, कल हम लोग विस्तार से एक एक स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने दो।